अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने आज एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 14.4, 5 और 6 डिस्कस करने हैं। चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारी पहली एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 14.4। इसके लिए हम सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं गिवन डेटा की। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग एट द रेट ऑफ 2.0 into 10⁻⁷ meter per second. So that means rate of movement of the electron. वैल्यू कितनी है 2.0 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। ये यूनिट्स देख के हमें ये बात पता चलती है कि ये रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस है। दैट मीन्स इट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसे हम v का सिंबल देंगे और 2.0 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड इसकी वैल्यू है। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.20 into 10⁻³ टेस्ला। So strength of external magnetic field, that is B, it is 1.20 millitesla or 1.20 into 10⁻³ Tesla. And what is required? Radius of an orbit of an electron. So required is radius of an orbit of an electron. R पूछा गया है। नेक्स्ट हेडिंग होगी इसके सॉल्यूशन की। डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम लिख लेते हैं वी नो दैट the expression for magnetic force experienced by the electron is given by FB is equal to QV cross B, and since Q is equal to minus E, so FB is equal to minus EV cross B। हमें ये बात पता है कि जब A क्रॉस B लिखा जाता है तो वो किसके इक्वल होता है, वो माइनस B क्रॉस A के इक्वल होता है। इसलिए आप इसको यूं भी लिख सकते हैं E इंटू B क्रॉस B। अब अगर आप इसको सॉल्व करें इस फॉर्मूले के तहत कि जो A क्रॉस B है वो A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n के इक्वल होता है। सो इस वजह से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा E BV इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। मैग्नीट्यूड ओनली लिखिए। अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नेटिक फोर्स बन जाएगी E BV साइन थीटा। यहाँ पे देखिए कि जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू दी पेज है। इस वजह से फॉर आर केस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो मैग्नेटिक फोर्स एफ बी इज गिवन बाय ई बी वी, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे सिंस इलेक्ट्रॉन ट्रेसेस a circular orbit in the region, so the
magnetic force acts as a centripetal force या फिर center seeking force given by Fc is equal to mv square over r, equation 2. Since Fb is equal to Fc, मैग्नेटिक फोर्स ही सर्कल में मोशन करवा रही है इलेक्ट्रॉन की, सो ई बी वी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर. V is cancelled out with 1 power of V on the other side. सो अगर यहाँ से हम चार्ज टू मास रेशियो का एक्सप्रेशन बनाना चाहें तो ये बनेगा E ओवर M इज इक्वल टू V ओवर आर बी. तो अगर ये एक्सप्रेशन आपको डायरेक्टली याद है तो आप इस डेरिवेशन से बचते हुए ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद तो इस लॉजिक को याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है. तो आप R को इस तरफ ले आइए, इन दोनों टर्म्स को इस तरफ ले जाइए, इक्वेशन बन जाएगी R is equal to mv over EB by substituting the values we get. Radius is equal to mass of electron कितना होता है 9.1 into 10 raised to power minus 31 किलोग्राम. वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है 2.0 into 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड. चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 कूलम. नेगेटिव साइन हम जस्टिफाई कर चुके हैं मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट करके, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू है 1.20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 टेस्ला. हमने यूनिट्स में Q इज इक्वल टू IT के जरिए से कूलम की जगह पे एम्पेयर सेकेंड पुट कर देना है, और हमने B इज इक्वल टू F ओवर IL में टेस्ला की जगह पे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर सब्सटीट्यूट कर देना है. सो R की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31 इंटू 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इंटू 1.20 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3, और यूनिट्स हैं किलोग्राम, मीटर ओवर कूलम, और साथ टेस्ला और साथ सेकंड. सो रेडियस को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिए. इसका आंसर होगा 9.43 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, और यूनिट्स किलोग्राम, मीटर और कूलम की जगह पे एम्पेयर सेकंड, और साथ एक सेकंड और है. टेस्ला की जगह पे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर पुट कीजिए, एम्पेयर को एम्पेयर से कैंसिल आउट कर दीजिए, फिर यूज़ कीजिए F इज इक्वल टू MA, और यहाँ से न्यूटन की जगह पे पुट कर दीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 9.43 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये टर्म्स कैंसिल आउट हो रही हैं और आंसर आ रहा है मीटर्स के अंदर. सो रेडियस ऑफ द पाथ इज 9.43 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मीटर, दैट इज इक्वल टू 9.43 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ से नेक्स्ट हेडिंग बनेगी किसकी, रिजल्ट की, और रिजल्ट में क्या लिखेंगे, द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल motion is 9.43 centimeter in a region where 1.20 into 10 raised to power minus 3 Tesla magnetic field is applied while the electron is moving at the rate of 2.0 into 10 raised to power 7 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट है एग्जाम्पल 14.5. इसके लिए हेडिंग लिखते हैं
गिवन डेटा की क्या स्टेटमेंट है? अल्फा पार्टिकल रेंजिंग इन स्पीड फ्रॉम 1000 मीटर पर सेकेंड टू 2000 मीटर पर सेकेंड। तो लिख लेते हैं रेंज ऑफ velocities of alpha particles in velocity selector is equal to 1000 meter per second to 2000 meters per second. Enter into a velocity selector where electric intensity is 300 volt per meter. So यहां पे लिखते हैं applied electric intensity E is equal to 300 volt per meter and a magnetic induction is 0.20 Tesla. So magnetic induction in the region B is 0.20 Tesla. Which particle will move undeviated through the field? So यहाँ पे required क्या है? Required है the velocity of the alpha particles which will move undeviated through the velocity selector. That means velocity selector की स्पीड पूछी गई है। सो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि अगर कोई रीजन ऐसा हो जिसमें दो ऑपोजिट प्लेट्स हो जिनके ऊपर ऑपोजिट पोटेंशियल है इस तरह से, तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ होगी? वो टॉप से बॉटम की तरफ होगी, इस तरह से। अब जो भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे एक सर्टन वेलोसिटी v से एंटर होगा उसके ऊपर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज ही कैरी करते हैं। सो क्यू ई लिखा जाएगा, जहाँ पे क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है? क्यू का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स कैरी करता है और उसके आउटर शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं होते। इस वजह से अगर ये फोर्स अकेली इस रीजन में एग्जिस्ट करती है तो ये जो अल्फा पार्टिकल है ये डाउनवर्ड डेविएट कर जाएगा। लेकिन अगर हम इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर देते हैं जिसकी डायरेक्शन किस तरफ है? जिसकी डायरेक्शन इनटू द पेज है। तो अब फार्मूला एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी के मुताबिक इस अल्फा पार्टिकल के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स भी एक्ट करेगी जिसे एफ बी से डिनोट किया है, और राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट की वजह से आप पहले वेक्टर वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को ओपन कीजिए और कर्ल करके उन्हें इनटू द पेज ले जाइए तो थंब आपका अपवर्ड पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया है? आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स की बात कर ली है। हम ये बात जानते हैं कि अगर ऐसा केस हो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो क्यू ई से गिवन है वो ग्रेटर हो जाए मैग्नेटिक फोर्स से इंस्टेंटली, वैसे एफ ई तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अगर आप वेलोसिटी को कम करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी। सो ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जिनके ऊपर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से कम मैग्नीट्यूड की होगी, तो उस केस में क्या होगा कि ये पार्टिकल की जो बेंडिंग है ये डाउनवर्ड होगी। और अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा केस करते हो कि आपने वेलोसिटी बढ़ा दी है और वेलोसिटी बढ़ाने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ गई है इलेक्ट्रिक फोर्स से, सो इसके नतीजे में जो बेंडिंग है वो अपवर्ड हो जाएगी। दैट मीन्स एक सर्टेन वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी वाले अल्फा पार्टिकल्स अपवर्ड बेंड करेंगे और एक सर्टेन वेलोसिटी से कम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स
डाउनवर्ड बेंड करेंगे। सो वही पार्टिकल्स बिल्कुल स्ट्रेट अनडेविएटेड इस रीजन में पास कर सकेंगे जिन पे एफ बी और एफ बी दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। सो ओनली दोज पार्टिकल्स will pass the region undeviated for which sum of all the forces acting along y-axis is equal to 0 फॉर आर केस, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस की बात की है। वैसे अगर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील कर लें तो ये एक्स फोर्सेस भी लिखी जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल हम वाई के हिसाब से कर लेते हैं। अब जो अपवर्ड फोर्स है वो कौन सी है, वो है मैग्नेटिक फोर्स। तो हम ये लिख लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ये पॉजिटिव है और अपवर्ड है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये डाउनवर्ड है और नेगेटिव है स्केलर फॉर्म के अंदर। वैसे वेक्टर ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, हम एफ बी को ऐड कर देते हैं एफ ई में, और क्या लिखते हैं कि जो एफ बी है और एफ ई है इन दोनों का सम दैट मीन्स लॉरेंट्ज फोर्स नल वेक्टर के इक्वल है। इस केस में जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा वेक्टर फॉर्म में वो होगा एफ बी इज इक्वल टू माइनस एफ ई, लेकिन स्केलर फॉर्म में हम यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन को किससे बताते हैं, नेगेटिव साइन से बता देते हैं। तो इस केस में एफ बी और एफ ई आपस में इक्वल हो जाएंगे और क्यू वी बी क्यू ई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो हमारा एक्सप्रेशन है एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, उसमें एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है और ये वैल्यू 1 होती है। तो चार्ज चार्ज से कैंसिल आउट होगा और एक्सप्रेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू ई ओवर बी। नेक्स्ट आप लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू गिवन है, ये गिवन है 300 वोल्ट पर मीटर, और अब मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू गिवन है, ये है 0.20 टेस्ला। सो हम ये बात जानते हैं कि चूंकि B इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल होता है, इस वजह से टेस्ला न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर पुट किया जा सकता है, और हम ये बात जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन वर्क टन पर यूनिट चार्ज होता है, इसलिए हम वोल्ट की जगह पे जूल पर कूलम पुट कर सकते हैं। फर्दर Q इज इक्वल टू आई टी होता है, इसलिए कूलम की जगह पे एम्पेयर सेकंड पुट किया जा सकता है, और F इज इक्वल टू एम ए होता है, इसलिए न्यूटन की जगह पे आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट कर सकते हैं। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 300 ओवर 0.20, वोल्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, जूल पर कूलम, और टेस्ला की जगह पे न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और डिनोमिनेटर में 1 मीटर मौजूद है, ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इस वैल्यू को यूँ लिख लेते हैं 300 ओवर 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 1 से क्यों मल्टीप्लाई करना, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी तो 1 ही है। जूल की जगह पे लिख दे न्यूटन मीटर, साथ आएगा एम्पेयर, और कूलम की जगह पे लिख दें एम्पेयर सेकंड और साथ होगा न्यूटन। सो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, आंसर होगा मीटर पर सेकंड में, और ये टर्म्स बन जाएंगी 3000 ओवर 2.0 मीटर पर सेकंड, या फिर वेलोसिटी इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकंड। सो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ वो अल्फा पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड है उनके ऊपर एक्ट करने वाली मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं और डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। लेकिन ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी 1500 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा हैं, दैट मीन्स लेट्स से मैं कहता हूँ 1501 मीटर पर सेकंड ऑनवर्ड्स हैं, तो उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स मोमेंटरीली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज़्यादा हो जाती है और उनकी बेंडिंग अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। और ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी 1499 मीटर पर सेकंड से कम होती है, उनके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है वेलोसिटी कम होने की वजह से, और कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ग्रेटर हो जाती है और उनकी बेंडिंग डाउनवर्ड हो जाती है। सो सिर्फ वो अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास करते हैं जिनकी वेलोसिटी कितनी है, 1500 मीटर पर सेकंड है। सो इस बात को हम रिजल्ट की हेडिंग के अंदर भी लिख देते हैं, रिजल्ट the alpha particles
having velocity of 1500 meter per second will pass undeviated through velocity selector where 300 volt per meter electric field and 0.20 Tesla magnetic field is applied perpendicular to each other. नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 14.6, हेडिंग लिख देते हैं गिवन डेटा की। क्या डेटा गिवन है? व्हाट शंट रेजिस्टेंस मस्ट बी करेक्टेड अक्रॉस अ गैल्वानोमीटर ऑफ 50 ओहम रेजिस्टेंस। दैट मीन्स जो पहला डेटा लिखा जाएगा इट विल बी रेजिस्टेंस of the galvanometer, that is Rg, and it has value of 50.0 ohms with 3 significant figures, which gives full scale deflection with 2 milliamperes current. So current required for full scale deflection of the galvanometer, that is Ig, that is 2.0 milliamperes with 2 significant figures. So Ig is equal to 2.0 and milli stands for 10 raised to power minus 3 amperes. So as to convert it into ammeter of range 10 amperes. So required range of the ammeter after conversion I is equal to 10.0 amperes. And what is required? The value of shunt resistance to be added in parallel to the galvanometer for the conversion. So RS की वैल्यू रिक्वायर्ड है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम ये बात जानते हैं कि एक गैल्वानोमीटर जिसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट Ig है और जिसकी रेजिस्टेंस Rg है, हम जब इसके साथ पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस ऐड करते हैं जो कि अल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करती है करंट फ्लो को, और इसमें से करंट Is पास करता है, जबकि सर्किट का जो टोटल करंट है वो I के इक्वल है। तो इस वजह से अगर हम इस पॉइंट P के ऊपर किरचॉफ करंट रूल अप्लाई करते हैं तो इसके मुताबिक सम ऑफ ऑल द करंट्स अक्रॉस अ कॉमन पॉइंट और नोड इज इक्वल टू 0, और जो करंट्स फ्लो करते हैं टुवर्ड्स द कॉमन पॉइंट वो पॉजिटिव लिखे जाते हैं, और जो अवे फ्लो करते हैं वो क्या लिखे जाते हैं, वो नेगेटिव लिखे जाते हैं। अगर इस टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएं तो I माइनस IG किसके इक्वल बनता है, वो बन जाता है IS के इक्वल। फर्दर ये कि चूंकि कनेक्शन पैरेलल है, पैरेलल कनेक्शन में जो पोटेंशियल गैल्वानोमीटर के अक्रॉस अपेयर होता है, यहाँ पे वही पोटेंशियल अपेयर होता है शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस इस पॉइंट के ऊपर। सो
ड्यू टू पैरेलल कनेक्शन V ऑफ शंट इज इक्वल टू V ऑफ गैल्वानोमीटर। ओम्स लॉ के मुताबिक V IR के इक्वल होता है। इस वजह से IS RS किसके इक्वल बन जाता है? IG RG के इक्वल बन जाता है। और RS किसके इक्वल बनता है? वो बन जाता है IG RG ओवर IS। और IS किसके इक्वल है? वो है I माइनस IG के इक्वल। अब हमने क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। सो बाय substituting the values we get RS is equal to फुल स्केल डिफ्लेक्शन का करंट कितना है? वो है 2 मिली एम्पेयर। सो 2.0 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इज 50 ohms डिवाइडेड बाय रेंज ऑफ एमीटर 10 एम्पेयर्स माइनस 0.0020 amperes. So RS is equal to 100 into 10⁻³ amperes ohm with two significant figures divided by 9.998 amperes. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ पहले दो हैं क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिर्फ डेसिमल के बाद के पॉइंट देखे जाते हैं कि किसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो फर्दर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? एम्पेयर एम्पेयर से कटेगा और RS की वैल्यू क्या बन जाएगी? ये बनेगी 0.1 ओहम दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ डिवाइडेड बाय 9.998 दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। तो RS की वैल्यू जो आएगी वो भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ आएगी और वैल्यू होगी 1.0 इंटू 10⁻² ohms और 0.010 ohms। नेक्स्ट हेडिंग बनेगी रिजल्ट की। इसमें हम क्या लिखेंगे? इफ 0.010 ohms ऑफ शंट resistance is added in parallel to a galvanometer of resistance 50 ohms which gives full scale deflection for a current of 2 milliamperes, it will be converted into an ammeter of range of 10.0 amperes. That means अगर कनेक्शन इस तरह से हो कि यहाँ पे ये गैल्वानोमीटर हो और यहाँ पे मौजूद हो एक शंट रेजिस्टेंस, ये दोनों कनेक्टेड हों इस तरह से, ये वो टर्मिनल्स हैं जो कि सर्किट में सीरीज में अटैच होने हैं ताकि आप करंट मेजर कर सको। तो अगर यहाँ से करंट I इंजेक्ट होता है तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, IS में और IG में। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर RG है, इसकी वैल्यू कितनी है? ये है 50 ohms और जो शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू है 0.01 ohms। जब ये वैल्यू अचीव कर ली जाएगी तो उस वक़्त अगर यहाँ से आने वाला करंट 10 एम्पेयर्स होगा तो उसमें से सिर्फ 0.002 एम्पेयर्स दैट मीन्स 2 मिली एम्पेयर पास करेगा गैल्वानोमीटर से और बाकी 9.998 एम्पेयर्स क्रॉस करेगा कहाँ से? शंट रेजिस्टेंस से। और कन्वर्जन के बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे इस जगह के ऊपर 30 को रिमूव कर देंगे, इधर लिख देंगे 10.0 एम्पेयर्स
क्योंकि जो नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर है वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के ऊपर यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर मौजूद होगी, और दरमियान में डिवीजन इस पॉइंट के ऊपर बना देंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 5.0 एम्पेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। दरमियान में मज़ीद 5 डिवीजन्स हम इस तरह से कर देंगे, और यहाँ पे भी मज़ीद 5 डिवीजन्स इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, और हर एक डिवीजन किसको रिप्रेजेंट करेगी, वो 1.0 एम्पेयर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये थे हमारे आज के न्यूमेरिकल, तो ये थे आज के हमारे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने आज चैप्टर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तमाम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की डिस्कशन कंप्लीट की। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो अंटिल देन, खुदा हाफिज।